Hello students, welcome to Synopsis IAS. I am Dr. Mahmood Zia and we have arrived to our 12th lecture in the medieval history series और आज हम बात करेंगे मुगल्स और अफगान्स की। तो बेसिकली हम पूरा हिंदुस्तान घूम के हमने एक जगह आई थिंक नाइन्थ लेक्चर में if I'm not wrong 1526 में कहानी छोड़ी थी इब्राहिम लोदी पे और वहाँ से फिर हम साउथ की तरफ गए। हमने विजयनगर और बहामनी किंगडम देखा। उसके बाद हमने रीजनल किंगडम्स देखे, चाहे वो बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, कामरूप का हो। इधर हमने मालवा, मेवाड़, गुजरात, कश्मीर, जौनपुर और ये सारे घूम के अब वापस हम कहाँ आ चुके हैं, भारत भ्रमण करके लौट चुके हैं वापस दिल्ली। और अब हमने जो दिल्ली में कड़ी छोड़ी थी 1526 में क्या हुआ? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वेयर इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। सो आज हम इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो हम बात करेंगे मुगल्स की और बीच में 1540 से 1555 तक, from 1540 to 1555 there was a rule of Sher Shah Suri, the Sur dynasty and Afghan by origin. So that's why we have given the topic here, the Mughals and the Afghans. So let us begin that. So first we'll talk about Mughals. तो सवाल ये है कि ये मुगल्स थे कौन? मुगल्स जो हैं अगेन टर्किश ओरिजिन के ही थे एंड दे बिलोंग टू अ ब्रांच ऑफ चगताई, जो टर्क्स थे तो चगताई तुर्क थे, उनकी ये ब्रांच है और चंगेज खान के दूसरे बेटे का लीनियज है, द फेमस मंगोल लीडर। लेकिन अगर हम बाबर की बात करें, द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, सो इनके वालिद का नाम, बाबर के वालिद का नाम जो था वो था उमर शेख मिर्ज़ा, और ये मतलब टर्किश मंगोल ओरिजिन के रूलर थे और तैमूर से भी इनका जो है लीनियज था। सो ये चंगेज खान और uh, 1504 में इसने बाबर ने काबुल को कॉन्कर किया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। सो ये फरगाना का, अब उज़्बेकिस्तान में फरगाना है, he ascended the throne of फरगाना in 1459 और 10 साल के अंदर उसने काबुल पे कब्जा किया, काबुल पे अपना रूल स्टैब्लिश किया। लेकिन बाबर की जो लड़ाई थी, कहना चाहिए, वो मेनली थी दौलत खान के साथ। दौलत खान लोदी जो है, he was one of the most prominent ruler of मतलब नोबल ऑफ पंजाब, क्योंकि ये तो इब्राहिम लोदी के उसमें था। लेकिन इसके पहले की कहानी ये है दैट बाबर हिमसेल्फ ही ट्राइड टू ऑक्यूपाई इंडिया। उसने कई बार काबुल से जो है पंजाब की तरफ आने की कोशिश की, और लेकिन उसको जो रेजिस्टेंस मिला वो लाहौर तक तो आ गया, लेकिन दौलत खान जो है उसके अगेंस्ट हो जाता है 1524 में और उसको वापस काबुल जाना पड़ता है। सो इन 1524 बाबर ऑक्यूपाइड लाहौर बट हैड टू रिट्रीट, मींस उसने 1519 से, ये वाला पॉइंट, 1519 से 1523 तक उसने 4 बार कोशिश की टू कॉन्कर इंडिया, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। लेकिन कहानी जो लोदीज के बीच में चल रही थी वो दूसरी थी। दौलत खान जो है, ही वाज इन डिसकंटेंशन विद इब्राहिम लोदी और उसको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं मिल रहा था, बिकॉज इब्राहिम लोदी वाज मतलब ही वाज लाइक अनडिफीटेड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इब्राहिम लोदी ने कोई ऐसी जंग नहीं थी जहां पे उसने अपना डोमिनेंस, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसके एलिफेंट्स। सो दैट वाज अ बिग advantage that was with Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi was undefeated. In that case, he needed someone because this Daulat Khan wasn't discontent with him.
with Ibrahim Lodi. So he needed someone from outside who had that ability to defeat Ibrahim Lodi, and thus इसने बाबर को invite किया, and and then that led to the first battle of Panipat. But before meeting Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526, 1525 नवंबर में बाबर ने पंजाब को दोबारा, लाहौर जो उसका था उसने मतलब कब्जा किया था पहले, उसने वापस से लाहौर पर कब्जा किया, एंड देन बाबर met Ibrahim Lodi in Panipat. That led to the first battle of Panipat, and नो डाउट अगर आप आर्मी का कंपैरिजन करोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो इब्राहिम लोदी वाज हैविंग अ बेटर आर्मी एंड अ सुपीरियर आर्मी देन बाबर, बट इट वाज स्ट्रैटेजी एंड यूज ऑफ आर्टिलरी, कैनन्स, तोप, इनका जो यूज था ये अभी तक हिंदुस्तान में हुआ नहीं था. सो दैट बिकेम अ पॉइंट ऑफ एडवांटेज for Babur, and thus Babur became victorious and laid the foundation of Mughal Empire in India. So that is why the first battle of Panipat is important. Moving on, so this first battle of Panipat marked the foundation of the Mughal dominion in India. और Babur conquered Delhi and sent his son Humayun to seize Agra, और उसने अपने आप को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का बादशाह जिसे आप कहते हैं या शहनशाह जिसे कहते हैं, अपने आप को डिक्लेयर किया. 16 मार्च 1527 राणा सांगा अलॉन्ग विद रूलर्स ऑफ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी एंड सुल्तान महमूद लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो हार चुका था और राणा सांगा जो है वो ही वाज फ्रॉम दैट, राणा कुंभा का जो पोते थे वो, और इन सब ने जितने भी कहना चाहिए राजपूत रूलर्स थे जो भी उस वक्त नॉर्थ वेस्ट को रूल कर रहे थे, उन सब के साथ मिलके, और सुल्तान महमूद लोदी को, जिसने सुल्तान ने कहा कि यस, सुल्तान महमूद लोदी को राणा सांगा ने कहा कि यस यू आर दी लेजिटिमेट रूलर ऑफ दिल्ली, और इन्होंने बाबर के साथ जंग की 1527 में, एंड दैट वाज बैटल ऑफ खानवा. That was Battle of Khanwa in a village near Agra. So आगरा के पास ये सब मिलते हैं. बेसिक पर्पस ये था कि अब जो कि एक करीब अगर आप 1206 से देखो और 1520 तक, करीब 1526 तक, करीब 320 साल जो है फॉरेन रूल था, बाहर से फॉरेन इन्वेजन आया और उन्होंने अपने आप को रूल किया. लेकिन फिर दोबारा से वही हो रहा था, सेंट्रल एशिया से कोई आ रहा था, एंड दिस टाइम अगेन दे वर नॉट प्लैंडरिंग इट, दे वर प्लानिंग टू सेटल डाउन हियर, एंड so the aim was to prevent imposition of another foreign repression, but Babur succeeded over them, and जैसा उसने पानीपत में एक different strategy, and the use of cannons, artillery जो है वो use हुई, और जिसकी वजह से बाबर जो है he succeeded in the battle of Khanwa again. So और जब ये battle जीतता है, battle of Khanwa, तो अपने आप को he took the title of Ghazi. Ghazi is like the brave soldier, something like that. फिर 1528 में another, देखो बाबर के बारे में ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसने apart from laying the foundation of Mughal Empire, बाबर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 लड़ाइयाँ लड़ी. We have पानीपत हमने देखा, फिर हमने देखा खानवा, ठीक है. पानीपत देखा, पानीपत was in 1526, Babur was victorious. Then we saw Khanwa 1527, Babur was victorious. The next battle was Chanderi. 1528. The next battle was Chanderi, 1528, and where he defeated the Rajput king Medini Rai. और बाबर जो है अफगान्स का एक कंबाइंड फोर्सेस थी पटना के पास, घाघरा नदी के पास जो है 1529 में, on the banks of Ghagra near Patna, in 1529 he defeated
कंबाइंड आर्मी ऑफ अफगान्स ऑफ बिहार और बंगाल, जो हमने पहले देखा कि बिहार बंगाल में लास्ट वीडियो में हमने रीजनल उनकी बात की, तो वो दोज काइंड ऑफ provinces they were growing out there. So this was, and 1530 Babur died. अब इम्पोर्टेंट चीज बाबर के बारे में ये पहला, काबुल को जो है उस काबुल में था, फरगाना में था, फिर उसने काबुल को ऑक्यूपाई किया, फिर लाहौर को ऑक्यूपाई किया. Then on invitation of Daulat Khan Lodi, Babur came back. First he occupied Punjab, and then in 1526 he occupied. He defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat and laid the foundation of Mughal Empire in India. Thereafter, he went for consolidation of his rule. First of all, he defeated in Battle of Khanwa a combined army of Rana Sanga and other Rajput rulers along with Sultan Mahmud Lodi, who was considered as like the right contender to the throne of Delhi. तो ये होता है. उसके बाद after that in 1528 in Battle of Chanderi he defeated Medini Rai, and 1529 then in 1529 Babur defeated whom? The Afghans of Bihar and Bengal on the banks of river Ghagra, the Battle of Ghagra. And with this battle, the last battle that he fought, he had actually covered a prominent portion of North India. 1530 Babur died. He was just 40 years when he died, and he was first laid in Agra and later taken to Kabul. Now this is an important point when it comes to your prelims perspective, कि ये इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि which of the rulers is buried in Kabul or which of them is not buried in India, something like that. So it's Babur as of now, अभी तक जितना हमने पढ़ा कि बाबर जो है वो काबुल में he is laid down there. So this was about Babur. और बाबर की डेथ के बाद his son, who was sent to seize Agra, Humayun, he came to power, and this was the second ruler. लेकिन again he was not as strong as Babur because he had certain drawbacks. So no doubt strong ruler, मतलब वैसे स्ट्रॉन्ग रूलर था, लेकिन फिर भी उसने कुछ गलतियां की. जैसे हुमायूं बीसीज द फर्स्ट, सबसे पहले उसने कलिंजर का जो किला था उसको ऑक्यूपाई किया, अफगान्स को दोहरुआ में हराया. देन सुल्तान महमूद लोदी, वो जो राजा राणा सांगा के साथ आया था, जौनपुर में रुका हुआ था, वहां से उसको हटाया. एंड ही इवन डिफीटेड द बहादुर शाह ऑफ गुजरात, जो हमने गुजरात में अहमद शाह वाली डायनेस्टी देखी थी, वहां के जो भी सक्सेसर थे उनको भी हराया. बट नो डाउट, सी हिज विक्ट्रीज वर ग्रेट. ये हमारे साथ भी होता है. मतलब हम एस्पिरेंट्स की मैं अगर बात करूं तो वो कई बार कहते हैं सर टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी जाती है, लेकिन प्रीलिम्स में जो है कहानी कुछ और हो जाती है. उसकी वजह है you know this times these kind of things will happen. The reason, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा कि सर वो टेस्ट सीरीज में वी आर रैंकिंग लाइक इन द टॉप 5% और 2%, इवन वी आर टॉप, और कई बार उनका प्रीलिम्स में दे कैन नॉट डू वेल. द मेन रीजन फॉर दैट इज क्योंकि जब टेस्ट सीरीज दे रहे होते तो एंजॉय कर रहे होते, क्योंकि उनको पता है, आपको भी पता है कि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जब आप उसको दे के बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछेगा, आप अच्छे नंबर आएंगे तो अप्रिसिएशन खुद से ज्यादा इंस्टीट्यूट दे देगा, साथ वाले दे देंगे. लेकिन अगर आप उस टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी लाइफ पे वो, मतलब द प्रेशर इज ओके. बिकॉज अगर आप टेस्ट सीरीज में एक बड़ा अच्छा स्केप होता है एस्पिरेंट्स का, अगर टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं आता, मतलब द स्टैंडर्ड वाज टू हाई. यूपीएससी इतना स्टैंडर्ड थोड़ी पूछता है, समथिंग लाइक, और द मार्किंग, द इवैल्यूएशन वाज टफ, समथिंग लाइक दैट. सी एक्सक्यूजेस आर नॉट मेंट टू बी डन. लेकिन जब वो प्रीलिम्स देने आते हो ना, तो होता क्या है, ऑनेस्टली आई हैव सीन पीपल, सर प्रीलिम्स देने बैठे, पेपर हाथ में आया और जिंदगी जो है पूरी आंखों के सामने घूम गई, एंड दे पैनिक बटन दब जाता है लाइफ का. सो ये नहीं करना है. ये गलती जो है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? देखो,
हिस्ट्री के दो पहलू हैं, एक तब क्या हुआ और एक उसका अब क्या क्या इम्पैक्ट है। जैसे मैं आपको अगर एक बहुत अच्छी चीज बताऊं कि मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी ऑन भगत सिंह, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। सो दैट्स हिस्ट्री, दैट्स फैक्ट जो हमको पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी पूछ क्या रहा है? यूपीएससी पूछ रहा है रंग दे बसंती, कि वो जो भगत सिंह था वो आज के वक्त में कैसे रेलेवेंट है। दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज आप जो एकेडमिक्स पढ़ते आए हो, हिस्ट्री इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। पीपल हैव टोल्ड मी सर मजा नहीं आता यार, याद नहीं होता, क्योंकि आप उसको याद कर रहे हो, आप समझने जाओगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। सो होता क्या है कि हमने अब तक वो लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी है कि एक देयर इज अ सीरीज ऑफ फैक्ट्स दैट हैज बीन आस्क्ड। लेकिन जब यूपीएससी सवाल पूछने पे आती है तो वो क्या करती है? वो पूछ लेती है रंग दे बसंती कि वो जो भगत सिंह ने किया था वो आज के दौर में कैसे रेलेवेंट है। Means how history is relevant, and that connectivity you have to maintain, especially in this subject, or rather in any subject. So you have to bring these things, that you relate things with uh, present, you relate things with current affairs, let's say in our terms. And once you are able to articulate things in this stuff, you are on the very smooth path of success. So हुमायूं की विक्ट्रीज 6 महीने के अंदर खलिंजर भी आ गया, अफगान्स को भी हरा दिया, सुल्तान महमूद लोदी को भी हरा दिया, गुजरात में बहादुर शाह को भी हरा दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हुमायूं को जो है जाना पड़ा। उसकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी ये, मतलब ये हैविंग 3 ब्रदर्स वाज नॉट हिज मिस्टेक। उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदल। इसने क्या किया? जितना कुछ ये जीतता जा रहा था, ये सारा इसने अपने भाइयों के हवाले कर दिया। कामरान को जो है वो काबुल और कांधार दे दिया। दिस आई टेल यू हियर, यस। सो दिस वाज हाउ द थिंग्स वर मेड। सो हुमायूं के जो भाई थे उसने क्या किया? कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, प्लस पंजाब और मुल्तान दे दिया। अस्करी को जागीर ऑफ संभल एंड हिंदल को एरिया ऑफ अलवर। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो कंसोलिडेशन था मुगल्स का, मुझे मुगल व्हेन ही कैप्चर्ड गुजरात, बहादुर शाह को जब वो हराता है, फाइन, जब वो बहादुर शाह को हराता है, कौन? हुमायूं, तो ही आस्क अस्करी टू बी द गवर्नर। एंड लेकिन क्या होता है, क्योंकि अब उसका भाई उतना स्ट्रांग नहीं था, नो डाउट हुमायूं वाज स्ट्रांग। सो वो क्या करता है, अस्करी जो है, बहादुर शाह रिकवर्ड गुजरात फ्रॉम अस्करी हु फ्लेड फ्रॉम देयर। और इधर क्या होता है ईस्ट में, ईस्ट मींस गंगा के, टू द साउथ ऑफ गंगा, शेर खान became powerful, and battle of Chausa, शेर खान, और later he took the title of शेर शाह सूर। तो बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 में, और शेर खान जो है वो मुगल आर्मी को हराता है और हुमायूं को वहां से भागना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसिसिव बैटल होती है, मतलब ये चौसा हारने के बाद हुमायूं आगरा जाता है, अपने भाइयों से बात करता है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आता। और 1540 में बैटल ऑफ बेलग्राम और गंगा, also known as Battle of Kannauj, a decisive battle. Humayun was forced to सब कुछ हारने के बाद, और हुमायूं को जो है भागना पड़ता है वहां से, और वो अगले 15 साल जंगलों में भटकता रहता है। और होता क्या है, मतलब माय मदर यूज्ड टू टेल मी दिस स्टोरी, और मैं जब भी हुमायूं पढ़ाता हूँ मैं रिपीटेडली ये स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस स्टोरी हैज बीन, मतलब सुनाती तो वो बचपन में थी, लेकिन ये कहानी जब वो सुनाती थी तो मतलब उस वक्त तो उतना मतलब नींद आ जाती थी, व्हाटएवर। लेकिन व्हेन आई रियलाइज कि यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ दैट शी हैज टॉट मी, व्हाट हैपेंड हियर, कि हुमायूं जंग हार गया। अब हुमायूं वाज, भाइयों ने भी इधर उधर हो गए, भाइयों ने साथ नहीं दिया, इधर वो कन्नौज और चौसा में हार जाता है। अब वो उसको भागना पड़ता है, वो जंगल भटक रहा था। ना द वे शी यूज्ड टू टेल मी द स्टोरी दैट वो भागता रहता है, वो जंगलों में भटक रहा होता है, एक दिन बड़ा भूखा होता है, उसे कुछ नहीं मिलता,
हुमायूं को, और वो जो है उसे दूर जाके एक बुढ़िया दिखती है, वो मतलब एक रोशनी दिखती है शाम के वक्त। तो उस रोशनी की तरफ चलना शुरू करता है, देखता है तो एक वो बुढ़िया की कुटिया होती है। तो वो ही वॉज लाइक मतलब शेवे बड़ा हुआ, और नो वन कुड रिकॉग्नाइज। और तब तो खैर वो कैमरामैन वाला तो मसला था नहीं कि शहनशाह वक्त जो हैं वो अपने फोटो ही खिंचवाते रहते, और ज़माने को पता होता कि शहनशाह वक्त की कब दाढ़ी बड़ी है कब नहीं बड़ी है। तो हुमायूं की दाढ़ी बड़ी थी, और जो है वो कोई पहचान ही नहीं पाया। दैट वाज वी आर टॉकिंग ऑफ 1540s 1550 दैट टाइम पीरियड। तो खैर वो जो है वो, शी सेड व्हाट हैपेंड, बोले मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को। शी सेड ओके बैठो। पहले के लोग अच्छे होते थे, मतलब नाम वाम भी नहीं पूछते थे, मजहब भी नहीं पूछते थे, खाना किसी ने कह दिया तो इट्स ओके। सो उसने वो बेचारी बूढ़ी अम्मा जो है वो खिचड़ी बना के लाती हैं। आई डोंट नो व्हाट खिचड़ी इज कॉल्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ रीजन, दैट मिक्सचर ऑफ दाल एंड चावल। सो वो आता है तो भूखा रहता है, तो वो कभी इधर से खाता है कभी उधर से खाता है, मतलब नॉट ईटिंग फ्रॉम वन साइड। और वो कभी इधर से उधर से इधर से उधर से स्कैटर्ड मैनर में वो खिचड़ी खाता है। और दैट लेडी वाज ऑब्जर्विंग हिम, एंड देन शी सेड कि व्हाई यू आर डूइंग इट लाइक हुमायूं, इधर उधर से इधर उधर। हुमायूं की तरह क्या कर रहा है, इधर उधर से इधर उधर से? क्योंकि हुमायूं काफी कोशिश कर रहा था, कभी चौसा, कभी कन्नौज, कभी आगरा, कभी गुजरात। तो वो जो है एक तरफ से खाओ, एंड लाइक द ओल्ड एज दादी अम्मा जो डांटती ना कि एक तरफ से खाना खाओ। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी ये कितना हिस्टोरिकली सही है, लेकिन ये कहानी माय मदर हैज टोल्ड मी, और ये कहानी मुझे क्यों काम आई, और ये शायद आपको भी काम आएगी। तो वो जब उसको रियलाइज होता है कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो फिर वो वापस काबुल, कंधार, और वो वहां से रिट्रीव करता हुआ आएगा वो वापस। और ये हुआ खैर, वो वापस काबुल कंधार को ऑक्यूपाई करेगा अपने भाइयों से, और वो फिर वो एक तरीके से रिक्रिएट करेगा दैट होल पाथ, एंड देन ही विल गेट बैक दिल्ली इन द नेक्स्ट 15 years. वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हम एज एन एस्पिरेंट की मैं बात करूं, अगर आप लोगों को भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, सर सिलेबस इतना है, कभी एक लगता है पॉलिटी पढ़ लें, कभी लगता है ज्योग्राफी पढ़ लें, नहीं हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, नहीं हिस्ट्री में एंशिएंट देख लेते हैं, मिडिवल आता नहीं है, मॉडर्न जो है रट लेते हैं। दिस इज द पैनिक बटन यू प्रेस। डोंट डू इट लाइक हुमायूं। एक तरफ पकड़ो, डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ 10 months यू विल कंप्लीट योर सिलेबस, फॉर श्योर, फॉर श्योर। सो डोंट पैनिक। मतलब वो हैपहैज़र्ड मैनर में खाओगे तो क्या होगा, वो कहते हैं ना पुराने लोग कि बेसब्रा आदमी जो होता है, बेसब्रा इंसान जो होता है, वो हाथ जबान भी जला लेता है और खाने की लज्जत भी नहीं ले पाता। तो बेसब्री से करोगे इधर उधर से, तो you'll फेस द लॉसेस। बेटर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, टेक वन थ्रेड, एक कोना पकड़ो और उसको सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू करो। हो सकता है प्रोसेस स्लो हो, हुमायूं का प्रोसेस स्लो था, लेकिन जब वो रिकवर करके आया था उसके बाद जो है देन ही लेड दैट फाउंडेशन व्हिच कुड नॉट बी, अंग्रेज लगे थे उसको हटाने के लिए। खैर वो तो आगे की कहानी है कि मुगल्स कैसे हारे। सो दिस इज यू हैव टू नो स्टोरी दैट आई ऑलवेज, और जब हुमायूं पढ़ाता हूँ, जहां भी पढ़ाता हूँ, आई ऑलवेज टेल दिस स्टोरी की ये ध्यान रखना, जब सिलेबस जब ज्यादा लगने लगे, लगता ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वो पूरा हिंदुस्तान और काबुल और पाकिस्तान और सब कुछ जो है वो ले सकता है, तो ये तो छोटा सा सिलेबस हम कर ही सकते हैं। सो मूविंग ऑन विद दिस स्टोरी, लेट अस हुमायूं की थोड़ा सा अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो ही वॉज मैरिड टू हमीदा बानो बेगम, शेख अली अंबरजानी की बेटी थी, और अकबर 15 अक्टूबर 1542। और फिर वही जो मैंने आपको अभी कहानी बताई कि वो कंधार और काबुल जो है अपने भाइयों को हराता है, कंधार काबुल लेता है, और फिर वो हिंदुस्तान की तरफ लौट के आता है, एंड देन ही रिकवर्ड। एंड 1555 में, एक्चुअली 1555 में, 1540 में शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली की सल्तनत पे आ जाता है। और होता क्या है, 5 साल के बाद वो मर जाता है। 1545 ही डाइड, बट देन आफ्टर दैट, बाय दैट टाइम हुमायूं रियलाइज कि नहीं, मुझे सब रिकवर करना है, तो वो जो है वापस आता है। इन 1555 वो जो है रिकवर करता है अपना एम्पायर, लेकिन 6 महीने बाद 1556 में ही डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। अपनी लाइब्रेरी से गिर के उनकी मौत हो जाती है, और अकबर जो है वो
कम उम्र में, and 13-14 years when Akbar was born. 1542, 1555, 1556. 13-14 years was the age of Akbar when he became the Mughal emperor. तो अकबर ने क्या किया वो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि जो 20 के 15 साल थे, विच इज द गोल्डन एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, उसमें क्या हुआ पहले वो देखते हैं. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट शेर शाह सूर और द सूर डायनेस्टी. So this Sher Shah Sur was the founder of Sur dynasty. Original name Farid था. शेर को मार देता था तो शेर खान नाम मिला था. और इसके जो वालिद थे, इसके जो फादर थे, वो जो जागीरदार हसन खान वाज अ जागीरदार इन सासाराम इन बिहार. और ये मतलब अफगान ओरिजिन के थे. So no doubt he ruled only for 5 years, but an excellent administrative system. और इतना excellent था, मैं आपको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को सब ग्रेट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इट वाज शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके अकबर ने उसे अपना बना लिया. ओके, सो ही कॉन्कर्ड बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब, सिंध, आसाम और ऑलमोस्ट होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट आसाम, गुजरात, कश्मीर एंड नेपाल. लेकिन इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम शेरशाह सूरी को जानते हैं, दैट इज फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. सबसे पहले बात करते हैं शेरशाह सूरी के मिलिट्री अचीवमेंट्स की. सो चौसा और कन्नौज तो मैंने आपको बता दिया, दैट वी नो आफ्टर विच इन बोथ द बैटल्स, चौसा 1539, कन्नौज 1540, in both the battles Sher Shah defeated Humayun, and after Kannauj he became the ruler of Delhi, आगरा, संभल, ग्वालियर. तो जो भी मुगल सल्तनत के उसमें था या जो भी हुमायूं के पोजीशन में था, वो सब क्या हो गया, अब किसके पोजीशन में आ गया, कौन उसका रूलर हो गया. नाउ इट इज शेरशाह सूरी. इसके अलावा बैटल एट सूरजगढ़ 1533, this was another where he defeated combined forces of Bihar and Muhammad Shah of Bengal at सूरजगढ़. और इसके बाद जो है पूरा बिहार जो है वो शेरशाह सूरी के उसमें आ जाता है. फिर वो बंगाल को प्लंडर करता है, गौड़ which was the capital of Bengal at that point of time. हमने अभी जब बंगाल देखा तो वहाँ हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. इसकी वजह से क्या होता है, दैट ही फोर्स्ड this person मोहम्मद शाह टू सीक refuge with हुमायूं. तो ये उधर चले जाता है हुमायूं की गैंग में, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सीधा हिसाब चल रहा था. उसके बाद 1540 से 1542 के बीच वो पंजाब को अपने कब्जे में लेता है. कामरान हुमायूं का भाई जो था, उसके एक्सेशन के मतलब उससे वो कब्जा करता है. तो ही वाज एक्चुअली टारगेटिंग द मुगल्स. झगड़ा मुगल्स का नहीं था, झगड़ा था टर्किश और अफगान. सो दिस वाज द थिंग. देन सप्रेशन ऑफ खोकर्स 1542, यू नो द ट्रिबुलेंट इंडस और झेलम. तो सिंध और झेलम नदी पंजाब के उस कोने में खोकर्स का वो था, तो उसने खोकर्स को सप्रेस किया. 1542 में जो मालवा का रूलर था, उसने शेरशाह को हुमायूं के खिलाफ उसकी मदद नहीं की थी, तो उसने क्या किया, ही अटैक्ड मालवा एंड एनेक्स्ड एम्पायर. देन रायसीन राजपूत प्रिंसिपैलिटी जो थी, उसको पुरनमल ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद शेरशाह दैट इफ ही सरेंडर्ड हिज फैमिली वुड नॉट बी हार्म. तो रायसीन को लिया. मुल्तान और सिंध 1543, मतलब लड़ रहा था और कॉन्कर कर रहा था विदाउट एनी, यू नो. अब मुल्तान और सिंध जो हम कब से देख रहे थे कि जो है ये बगदाद के उसमें था, यू नो इट वाज द पार्ट ऑफ द सल्तनत. सो you know these two provinces were also conquered by Sher Shah Suri. Then Marwar 1543 से 1545 तक he brought Marwar under his control, and लेकिन 1545 his death, कलिंजर का जो बुंदेलखंड, कलिंजर का जो फोर्ट है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए उसने अटैक तो तैयार किया, लेकिन ब्लास्ट होता है और उसमें शेरशाह सूरी जो है वो मारा जाता है. अब आप खुद सोचो, एक आदमी जिसने 5 साल रूल किया और उसने अगर इस हिसाब से अगर जंगें लड़ी होंगी तो वो कब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए होंगे. लेकिन
असल बात यह है कि जिस चीज़ के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है, जिस चीज़ के लिए शेरशाह सूरी को याद किया जाता है, इट इज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब उसने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हम ये देखते हैं। सबसे पहले अब्बास खान शरवानी ने तारीख़ शेरशाही लिखी और वहाँ से हमें जो एक डिस्क्रिप्शन मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और आपको कई ऐसी अभी अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे शेरशाह सूरी के। सो उसने जो भी डिपार्टमेंट्स बना रखे थे वो शेरशाह सूरी के पर्सनल सुपरविजन में थे, एंड ईच एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच वाज इन हिज पर्सनल सुपरविजन, सो देयर वाज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। Basically, matlab all the threads of policy and civil and military command were in his hands. Then his ministers had no authority to initiate any policy or propose a change in the way of transaction or administrative setup. मतलब किसी को कोई इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो किसी तरीके का कोई पॉलिसी चेंज सजेस्ट कर दे या कुछ भी. So there was a they were just like the in charge of routine work. कि आप डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, आपको ज़्यादा जो है you just look after the day-to-day administration, and there is no need to interfere in the key policy matters. Then सल्तनत के दौर की तरह उसने as such कोई major change नहीं किया. It was not something a great change, rather minor changes creating a major impact. So उसने भी important ministers appoint किए थे सल्तनत पीरियड की तरह. कौन कौन थे वो? दीवान वजारत फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, दीवान आरज मिलिट्री, दीवान रिसालत रॉयल ऑर्डर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड दीवान इंशा रिलीजियस मैटर्स एंड फॉरेन अफेयर्स एंड जुडिशरी. सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. इसके बाद बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की. सो उसने क्या किया, पूरी जो प्रोविंस थी, जो भी उसके उसमें था, पोजीशन में था, जो भी उसके किंगडम का पार्ट था, उसने सबको क्या किया, 47 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया. हर यूनिट को नाम दिया सरकार, और ये सरकार जो है, ये 47 प्रोविंसेस जो हैं, दे वर सब डिवाइडेड इनटू परगनास. इसमें इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स थे, मुंसिफ था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, आमिर था जो सिविल केसेस डील करता था, काजी या मीर अदल जो होता था वो क्रिमिनल केसेस डील करता था. उसके अलावा मुकद्दम होता था जो बेसिकली पुलिस होती थी. देन दे हैड आर्मी और अमी विच वाज द ट्रेजरर और द अकाउंट कीपर. सबसे इम्पोर्टेंट जो जिससे सरकार के लेवल पे, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे, विच वाज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वहाँ पे क्या था, दे हैव ऑफिसर लाइक शिकदरान, हेड ऑफ दोज, ठीक है. देन दे हैड ऑफिसर्स लाइक मुंसिफ मुंसफान, मीन्स this one who supervised the work of Pargana officer. Local level पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, he appointed 2 person of with equal rank at Pargana and सरकार लेवल. उसने परगना और सरकार के लेवल पे 2 लोगों को अपॉइंट किया था विद इक्वल रैंक, और उनके बीच जो सुपरवाइजरी फंक्शन थे वो डिवाइड कर दिए थे. इसका मेन पर्पस ये था दैट दे बोथ विल बी like a check over each other, so there was no concentration of power even at local level. लोकल लेवल पे देवर विलेज पंचायत एंड जमींदार हुआ रिस्पॉन्सिबल. तो जो लोकल जो छोटे मोटे इशू होते थे और छोटे मोटे पनिशमेंट होते थे, उसके लिए पंचायत थी और जमींदार थे जो कि सारा काम देखते थे. दे रिपोर्टेड टू द काजी इन ईच स्टेट, तो उनको रिपोर्ट भी करना होता था. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द नेटवर्क ऑफ रोड्स दैट वाज रिस्टोर्ड बाय शेरशाह, that includes roads from Sonargaon in Bangladesh to Indus in the west. So the Grand Trunk Road जिसको हम कहते हैं, वो शेरशाह सूरी के दौर में बना. इसके अलावा उसने लाहौर और मुल्तान, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़ और सबको जो है गुजरात के पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए उसने रोड्स बनाने का ऑर्डर दिया. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवल्स, सराय या जो मोटेल्स होते हैं उनको जो है हर रास्ते में हर 8 किलोमीटर पे एक सराय होता था, और वहाँ मतलब इट वाज फॉर द ट्रैवलर. और ये जो सराय होते थे, they were like the check post also in the whole that highway, we can call that. और इनका जो खर्चा होता था, क्योंकि who is doing this to maintain them,
वो कहाँ से आ रहा था? वो आ रहा था जो आसपास के विलेजेस थे, जो सराउंडिंग विलेजेस थे, उनके उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो इसमें आ रहा था। जैसा मैंने कहा कि ये जो सराय थे ये चेक पोस्ट का भी काम कर रहे थे, डाक चौकी का भी काम कर रहे थे। जैसे ये रास्ता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर रास्ता, दिस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हर 8 किलोमीटर पे लेट से एक सराय है जो कि डाक चौकी का भी काम कर रहा है, और सराय तो है ही। तो अगर एक लेट से घुड़सवार यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसने क्या किया, डाक हैंड ओवर किया, जो यहाँ पोस्टेड था वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया। इस तरीके से क्या होता था, जो डाक होती थी, जो रॉयल ऑर्डर होता था, या जो भी पोस्टल सर्विस होती थी, वो बगैर रुके एक स्पॉट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकती थी। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट, सराइज वर इम्पॉर्टेंट। स्पेशली आप यहाँ देखोगे कन्नौज और कानपुर और इवन द होल वेस्टर्न यूपी, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड में, ग्रैंड ट्रंक रोड या उसके आसपास के इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखोगे तो मोहल्लों के नाम बड़े वैसे हैं, जिनमें सराय एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स जो है वो लगा होता है। दिल्ली में भी आप देखोगे कि सराय हैं, जहाँ पे स्पेशली साउथ दिल्ली की तरफ आप देखोगे एम्स के आसपास, आईआईटी के आसपास। तो ये इसलिए ये वही उस दौर के नाम है जो उस दौर में पड़े थे। और सराय का बेसिकली मतलब ये होता है, इट वाज लाइक दैट प्लेस जहाँ से एक तो ट्रैवलर्स कैन रेस्ट, एंड आल्सो दैट वाज प्रोवाइडिंग, दैट वाज यू नो गिविंग एन ऑप्शन टू बी द चेक पोस्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ डाक। उसने एक स्पेशल वो रखा था ऑफिसर, जिसका नाम था दारोगा डाक चौकी। वो वहां होता था, वो एक से उधर, और फिर डाक रनर सॉर्ट ऑफ पोस्ट थी, वो डाक को एक जगह से दूसरी जगह घोड़े पे रख के, तो वो जो है कॉन्टिन्यूअस कहना चाहिए कि मूवमेंट था। बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अभी हमने देखा कि दीवान वजारत या जो वजीर था वो वाज द हेड ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड not only this, he was also exercising a supervisory power over the ministers। और क्योंकि लैंड रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था, रेवेन्यू तो लैंड से आ रहा था, और ऑन द बेसिस ऑफ yield and measurement land was divided into, on the basis of yield and measurement the land was divided into three categories, and they were, you know, their रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ कैश। सो जैसी जिसकी उपज होती थी, जैसा जिसका प्रोडक्टिविटी होती थी, उस बेसिस पर लैंड का रेवेन्यू तय कर दिया जाता था। पट्टा जो है वो इशू किया जाता था पीजेंट्स को, और उसके बदले उनसे कबूलियत ली जाती थी। एंड he had established this famine relief fund which was maintained by collecting 2.5 शेयर per बीघा from the peasants। वो peasants से ही पैसा कलेक्ट करते थे, और उस पैसे से उन्होंने एक famine relief fund बनाया, जिसपे वो उनको मतलब इन केस ऑफ फेमाइन वो वापस एक तरीके से इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ कह लो कि वो उस टाइम पे हेल्प करने के लिए, तो वो 2.5 शेर हर बीघे पे जो है वो जमा करना पड़ता था। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स किया। ही वाज द वन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द टर्म रुपया। और ना सिर्फ करेंसी का स्टैंडर्डाइजेशन, बल्कि स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट जो है ये भी इसने स्टैंडर्डाइज किए, जिससे कि जो एक यूनिफॉर्मिटी आ सके पूरे सिस्टम में, एक यूनिफॉर्मिटी आ सके पूरे सिस्टम में। सो अपार्ट फ्रॉम दैट द टोल्स वर कलेक्टेड ट्वाइस, वन एट द टाइम ऑफ एंट्री टू द कंट्री एंड सेकंड एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो आज भी आप देखोगे जब आप कोई चीज इंडिया में आती है तो हम क्या लेते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी लेते हैं, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं, और फिर जब वो सेल होती है तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो इसी तरीके, इसीलिए हाउ टू रिलेट दैट विद प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द केस। मूविंग ऑन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो नो डाउट दे हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स एंड आर्टिलरी। अब जब इतनी सारी जंगें जीती थी तो डेफिनेटली जो है वो आर्मी को तो सुपीरियर होना ही था। soldiers were recruited daily by dispensing their tribal levies, so that was done। he set up a system of दाग, वो हमने पहले पढ़ा था ना, दाग और चेहरा। तो दाग जो है मींस ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, सो दैट वो रिप्लेस ना हो सके छोटी जो नस्ल है उनके घोड़ों से। सो वो दाग और चेहरा था। यहाँ दाग और हुलिया, हुलिया मतलब वही डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स, और आर्मी को जो है
एफिशिएंट रखना उसका एक मतलब ऑब्वियसली उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो इतनी सारी जंगें जीत पाता. So this was about his military administration. Then, if we talk about his architecture, he constructed four important roads: Grand Trunk Road from Sonargaon to Peshawar, Agra to Multan, and Delhi. So, and a road from Multan to Lahore and from Mandu to Agra. मांडू हमने देखा कि मालवा की कैपिटल रही आखिर के दौर में. The fort called Purana Killa in Delhi, and its mosque was built during his period. His mausoleum in Sasaram is no doubt, Sasaram is in Bihar, is no doubt one of the greatest marvel masterpiece of Indian architecture. So ये important architectural contribution था शेर शाह सूरी का. And this was Malik Muhammad Jaisi ने जो पद्मावत लिखी वो इस दौर में लिखी. And 1545 ये और ये सारा कुछ जो हम ये हमने पढ़ा शेरशाह सूरी के बारे में ये सिर्फ 5 साल में हुआ. उतनी जंगें जीतना, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड अबाउट शेरशाह सूरी, दिस वाज जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 5 years. सो द फेमस वर्क पद्मावत बाय मलिक मोहम्मद जैसी भी इस दौर में आता है. और 1545 when he died, after that Islam Shah, his son, gained the throne. लेकिन वो बाबर जब लौट के आएगा 1555 में वो उसको डिफेंड नहीं कर पाता है. एंड बाबर डिफीटेड Humayun, I'm sorry, Humayun. And when Humayun gained whatever he had lost, there was no one to stop him, and then he laid a very important foundation of Mughal Empire in India. So this was it about the Afghans and the Mughals. So 1555 से 1526 से, I'm sorry, 1526 से 1555 तक की जो कहानी है वो अभी हम देख चुके हैं. This is it for this video. I hope you liked it. Do give your valuable comments. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए. We are going through a very unprecedented phase of crisis, the second wave of COVID. So take good care of yourself and take good care of your surroundings, your family members, everyone. So have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.